ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. ફરીથી એક વખત આપના કાર્યક્રમમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ કચેરી વતીથી હું આપનું સ્વાગત કરું છું. દોસ્તો, આજનું વ્યાખ્યાન એ વ્યાખ્યાન નથી પણ એક ઇનિશિયેટિવ છે. આપણે શું કરવું જોઈએ? વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે આપણી સાથે છે તો આપણે ભેગા મળીને આ સમાજ માટે શું કરી શકીએ, સોસાયટી માટે શું કરી શકીએ, આખા આપણી આસપાસના એન્વાયરમેન્ટ માટે શું કરી શકીએ. દોસ્તો, જ્યારે આજે ગ્લોબલ વોર્મિંગ જેવી ચીમકીઓ સતત આપણા માથે તોળાતી હોય ત્યારે આપણે કેવા પ્રકારના ઇનિશિયેટિવ લેવા જોઈએ? ત્યારે કેટલાક લોકો એવા છે દોસ્તો કે જે આની પાછળ સતત લાગેલા છે, જે કેટલા બધા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે આ ગ્લોબલ વોર્મિંગ નામની થ્રેટને દૂર કરવા માટે. આસપાસની આપણી આસપાસ જે પ્રકારની ગંદકી ફેલાતી જુએ છે ત્યારે એ લોકો દોડી જાય છે કે નહીં, આ પ્લાસ્ટિક બેગ અહીંયા ન ફેંકો. જ્યાં વૃક્ષોનું નિકંદન થતું હોય ત્યાં એ દોડી જાય છે, એ અટકાવે છે. એવી કેટલી બધી સંસ્થાઓ છે કે જે પર્યાવરણ માટે ચિંતા કરે છે. અને દોસ્તો, આપણે આ ચિંતામાં સહભાગી થઈએ ને એટલું જ નહીં, પણ એના માટે એમની સાથે મળીને કંઈક કરીએ. આજનું આપણો વિષય છે એન્વાયરમેન્ટ એક્શન. અને મને જણાવતા બહુ જ આનંદ થાય છે કે આજે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં મારા ડાબા હાથે જે બેઠા છે એ છે ગોપાલભાઈ જૈન, ગોપાલ કુમાર જૈન. એ પ્રોગ્રામ કોઓર્ડિનેટર છે યુથ પ્રોગ્રામ્સના, સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન, નહેરુ ફાઉન્ડેશન ફોર ડેવલપમેન્ટમાં એ કામ કરી રહ્યા છે. દોસ્તો, તમને જાણીને આનંદ થશે કે સાઉથ એશિયા યુથ એન્વાયરમેન્ટ નેટવર્ક UNEPનું ઇનિશિયેટિવ છે, એના સેક્રેટેરિએટને એ કોર્ડિનેટ કરે છે, જે સાર્કના 8 કન્ટ્રીઝના યુવાનોને ટકાઉ વિકાસમાં ઇન્વોલ્વ કરે છે. આવા ગોપાલભાઈ આપણી સાથે છે. એમની બાજુમાં બેઠા છે અપર્ણા સુસરલા. અપર્ણા સુસરલા એ ગોપાલભાઈની સાથે પ્રોગ્રામ ઓફિસર છે. મારી જમણી બાજુ જે બે દીકરીઓ બેઠી છે, એક છે કેલી. કેલી અને કેલીની બાજુમાં છે મીના. આ બંને વિદ્યાર્થીનીઓ છે કે જે આ કામમાં જોડાયેલી છે અને પર્યાવરણ માટે કંઈક કરી છૂટવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. પર્યાવરણને બચાવવામાં એ આપણી સાથે છે. તો દોસ્તો, વધુ સમય ન લેતા હું હવે સીધું ગોપાલભાઈને જ વિનંતી કरूं कि गोपाल जी, आप एनवायरमेंट एक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं. धन्यवाद. दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम समझें कि ये पर्यावरण, जो हम एक्शन की बात करें तो ये पर्यावरण है क्या. जैसा आप अपनी स्लाइड में अभी देखेंगे, पर्यावरण का अर्थ होता है हम और हमारे आसपास जो कुछ भी है, जिसमें आ जाते हैं हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, तालाब, समुद्र, बिल्डिंग. क्योंकि जब भी हम पर्यावरण कहते हैं तो हम नॉर्मली समझते हैं कि खाली पेड़ पौधे नदी आती है इसमें. नहीं, ये नहीं. हमारे बिल्डिंग जो हैं, हमारे रास्ते, हम जो कचरा फेंकते हैं, हम जो कचरा जलाते हैं, हम जो धुआं छोड़ते हैं अपनी गाड़ियों से, अपने कारखानों से, ये सब हमारे पर्यावरण का भाग है. अगर ये पर्यावरण है तो इसमें एक्शन की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये हमें न केवल खाने के लिए भोजन देता है, बल्कि हम जो पानी पीते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं, ये सब उसी का भाग है. और हम, जैसा कमल जी भी बात कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग आज एक बड़ी समस्या संदर्भ में आ रही है, हम सबके सामने में आ रही है. और ये समस्या कुछ आज की उत्पन्न की हुई नहीं है. ये समस्या पीढ़ियों से हम जो पर्यावरण को प्रदूषित करते आ रहे हैं, ये उसका सम्मुख्य परिणाम है. और इस कारण से ज़रूरी है कि हम युवाओं, पर्टिकुलरली जो हमारे कॉलेजेस में हैं, एक साथ जुड़ें और पर्यावरण के एक्शन में भागीदारी लें. वैसे तो पर्यावरण शिक्षण आज हर लेवल पे कंपलसरी है. अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी पर्यावरण शिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है. लेकिन पर्यावरण शिक्षण महज एक सब्जेक्ट की तरह नहीं है. ये अन्य सब्जेक्ट से अलग है. जैसा आप उस मॉडल में देखेंगे, वो जो आपके बाजू में मॉडल है, ये पर्यावरण शिक्षण 5 स्टेप्स के द्वारा जाता है.
और सबसे पहले इस मॉडल में आप देखिए, ये एक पिरामिड है और इस पिरामिड के जो सबसे निचले भाग में है वो है इंफॉर्मेशन यानी माहिती। इंफॉर्मेशन ये हमें हमारे किताबों से मिलती है, हमारे इंटरनेट से मिलती है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग पानी है, तो ये हमारे लिए एक माहिती है। क्या ये माहिती खाली हो तो पर्यावरण का एक्शन हो जाए, पर्यावरण शिक्षण हो जाए? नहीं। पर्यावरण शिक्षण के लिए जरूरी है कि ये माहिती जो है, जो इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज में कन्वर्ट हो। अर्थात जब हम जानते हैं कि 3/4 भाग दुनिया का पानी है, तो इसमें से जो पानी 97% पानी जो है वो ऐसा है जिसे हम प्रयोग में नहीं ला सकते, यानी वो खारा पानी है, हमारे पीने के, हमारे दैनिक प्रयोगों में नहीं आ सकता। तो ये जरूरी है कि उसमें से फिर आगे जो 3% बच जाता है, उसमें से भी 2 भाग जो पानी है, 2% पानी है, वो बर्फ की तरह है। और उसके आगे हम पानी जो अलग अलग तरोड़ में जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए जो पीने का अवेलेबल पानी है वो पृथ्वी के जो हम कहते हैं कि 3/4 भाग पानी है, उसमें से 0.002% पानी है। तो ये इंफॉर्मेशन जरूरी है कि नॉलेज में कन्वर्ट हो, माहिती जो है वो ज्ञान में बदल जाए। अगर हमारे पास ज्ञान आ भी गया कि दुनिया का 3/4 भाग पानी है, लेकिन उसमें से 0.002% पानी पीने योग्य है, तो ये जरूरी है कि हम उसके बचाव के प्रति अपने जो व्यवहार हैं, अपने एटीट्यूड हैं, उसे बदलें। जहां भी हमें कोई टपकता हुआ नल दिखे उसे हम बंद करें। जहां भी हमें जितना पीने के लिए पानी का यूज चाहिए, जितना भी प्रयोग चाहिए, उतना ही लें। और न केवल यही, बल्कि जो वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से निकलता है उसको भी प्रयोग में लाएं। तो ये अगर हमने एटीट्यूड अपना बदल भी लिया तो भी हम पर्यावरण शिक्षण नहीं कर पाएंगे जब तक इनसे रिलेटेड जो हमारी कौशलता है, हमारे स्किल्स हैं, वो हमें ना आ जाए। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि पानी बहुत जरूरी है बचाव करने के लिए, आप ये भी देख रहे हैं कि एक टपकता हुआ नल है, आपने अपना व्यवहार भी बदल लिया है कि इस टपकते हुए नल को मुझे बंद करना है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम कि उस नल को मैं बंद कैसे करूं, तो आप पर्यावरण शिक्षण फिर भी नहीं कर पाते। तो वो एटीट्यूड आपका जरूरी है कि आपके स्किल उससे रिलेटेड जो भी है, कौशलता जो रिलेटेड है, आप वो भी प्राप्त करें। यह सब होते हुए भी आप पर्यावरण एक्शन नहीं कर सकते जब तक आप इन चारों स्टेप्स के द्वारा आप ये ना समझें कि आपको ये एक्शन करना क्या है। और वो महज इतना है कि हम अपने एटीट्यूड, हमारे जो दैनिक जीवन की प्रवृत्तियां हैं, उसको एनालाइज करें, उसे देखें कि हम अपने पर्यावरण को कहाँ दूषित करते हैं और उस दूषित स्थानों को आप किस प्रकार से उसको आप दूषित होने से रोकें। आप जहां भी देखें कि पानी नल बह रहा है उसे बंद करें। जहां भी देखें कि आप कचरे की आप कोई पॉलीथीन, प्लास्टिक, कैरी बैग यूज़ कर रहे हैं, उसकी बजाय आप कपड़े की थैली यूज़ करें। इस प्रकार से महज अपने दैनिक जीवन में जो हम एक्शन ले रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उसको अपने दैनिक जीवन में इंक्लूड करें। अर्थात पर्यावरण शिक्षण के लिए जरूरी है कि हम इंफॉर्मेशन से एक्शन की ओर मूव करें, और यही हम अपने कॉलेजेस में, अपने घरों में, अपने ऑफिसेस में कर सकते हैं, जो युवाओं का एक महज रोल आता है। अब ये जानना जरूरी है कि अगर हम ये करना चाहते हैं तो क्या हम विकास के विरुद्ध हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आप पर्यावरण बचाव की बात करते हैं तो आप विकास कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी आप फैक्ट्री लगाइए, उसको आपको रॉ मटेरियल की जरूरत तो होगी। कोई भी आप कल कारखाने कुछ भी लगाइए, कोई भी आप दैनिक काम भी करें, अगर आप अपने घर से अपने कॉलेज भी जाते हैं, आप कुछ न कुछ तो पर्यावरण का प्रयोग करेंगे। भले आप अपने बाइक में जा रहे हों, भले आप अपने किसी और माध्यम से जा रहे हों। इसीलिए जरूरी है कि विकास ऐसा हो जो टिकाऊ हो। तो पर्यावरण के साथ साथ आप विकास कर सकते हैं, और विकास उसी प्रकार से करिए जहां जो विकास टिकाऊ हो,
जिसमें आप जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको प्रोवाइड होती रहो। अब आप ये अपनी स्लाइड देखिए कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे एक्शन लें जो इकोनॉमिकली वायबल हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर ध्यान देता हो। ये जो 3 सर्कल्स आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं, जो एक्शन है, जो टिकाऊ विकास है, वो उस संदर्भ में चलता है। ऐसा विकास जिसको आप इकोनॉमिकली वायबल मानते हैं, जिसको आप पर्यावरण के संरक्षण के द्वारा मानते हैं और जो आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। आइए अब इसी पर एक छोटी सी 5 मिनट की फिल्म देखें कि अब ये टिकाऊ विकास है क्या, टिकाऊ विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टिकाऊ विकास पर फिल्म देखिए और उसके आगे हम फिर आगे बात करेंगे। Rural India. In a small village in Gujarat, one comes across a vibrant group of enterprising women. They have discovered a new livelihood option, one that is local, unique, and of course sustainable. Practically every farm here has a cactus fence for protection, a source for this new livelihood. In groups, harnessing the local transport, the women venture out. The source is a fruit that grows on the cactus. The prickly thorns do slow down the gathering of this fruit. But the ingenuity of gathering the fruit and even clearing the thorns is the brainchild of these women. Once ample fruits are gathered, they are carefully peeled. The pulp is gathered in a large vessel, then churned and finally boiled. The concentrate for a cooling drink is packed well and sold at fairs. Rich in iron, this product is a local find. This cohesive group of women protects their local resources. They are careful not to over-extract, lest their livelihood itself gets threatened. It's a heady mix of social, economic, and gender-sensitive enterprise. Sustainable development, therefore, must become the core of every human activity. With the rapidly changing lifestyles and the fast pace of life, such examples of local enterprises are significant. But what has all this got to do with the youth anyways? The answer lies in understanding the principles and dynamics of how groups, especially women, find answers. The principles these women share help us ponder about the urgent need to understand sustainable development, and since the youth are the future, their role is crucial. The youth, of course, you are the future, but also where you are bubbling with openness, enthusiasm, energy, will to change. That is such an important source for the direction that the environmental and climate would take from now on in the future. Sustainable development means development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. I think the youth need to, as I said, think out of the box. They need to think afresh. They need to understand that their own education has given them certain blinkers, that education is not free from this, and therefore, how do you think out of the box? Now, we have found at CE, one of the best way of thinking out of the box is talk to someone who is in another box.
because when two boxes to him, they both realize that these are things, and therefore working internationally as SIAN does, that is the South Asia Youth Network. If we work through international dialogue, then we come with different assumptions, and we understand that these are only human-made assumptions. They are not carved in stone, or they are not part of the genetic code in any way. And I think that is very important. So I think youth working in a global forum and becoming truly a global network is critical to growth. And I would say let them do that. South Asian youth have तो जैसा हमने इस फिल्म में देखा कि टिकाऊ विकास के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को देखें। इस कहानी में ये एक गुजरात के जसदन ज़िले की एक स्टोरी थी, जिसके द्वारा कि जो कैक्टस फ्रूट होता है, जो हमारे आसपास हम लोग ग्रो करते हैं, वो फ्रूट भी हमारे इकोनॉमिकली अगर हम उसको वायबल तरीके से लें तो वो हमें न केवल हमारे रहन सहन के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, बल्कि वो एक ऐसा माध्यम होगा जिसके द्वारा हम कि हम अपने पर्यावरण को नष्ट किए बिना अपने आजीविका चला सकते हैं। और इसमें एक और जो कमेंट स्पेसिफिकली कार्तिक भाई का था कि युवाओं के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि हमें कुछ एक फॉर्मेट दे दिया जाता है, हम एक बॉक्स में घूमते रहते हैं, और पर्यावरण के लिए ज़रूरी है कि हम इस बॉक्स के बाहर देखें। और बाहर कैसे देखें? हम जो दूसरे बॉक्स में, जो दूसरे कॉलेजेस के हैं, जो दूसरी जगह युवा काम कर रहे हैं, उनसे बात करें, उनसे ये बात करें कि वो अपने पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या प्रकार के एक्शन इनिशिएटिव लिए हैं, और कैसे हम भी वो इनिशिएटिव अपने कॉलेजेस में ले सकते हैं। अतः यूथ का जो रोल है पर्यावरण एक्शन में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉलेजेस में हमारा जो उत्साह है, हमारा जो उल्लास है, उसको हम पर्यावरण के संदर्भ